जो सबसे नापसंद वाला टॉपिक है ना, उसको सबसे पसंदीदा बनाइए अपना। 4-6-10 लोगों को समझाने के योग्य बनिए आप। फिजिक्स में मुझे मजा नहीं आता है, चॉइस आपका नहीं है, फंस जाएंगे आप। ज्योग्राफी में मुझे मजा नहीं आता है, हिस्ट्री में, चॉइस आपका नहीं है। वो सब करेगा जो निकालने के लिए जरूरत है, झुकेगा नहीं। ठीक है, वो सब करेगा जो निकालने के लिए। और बैकग्राउंड वगैरह का भ्रम में मत रहिएगा। जैसे हिस्ट्री हमारा बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी हमारा, ऐसा कोई भ्रम मत पालिएगा। जैसे बताया जाए वैसे काम करिएगा। ठीक है, मेरा भी बहुत अच्छा वाला इतिहास का बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, और समय के हिसाब से जब नेट जारे पढ़ाते थे तो कथा कहानी हमारे पास भी बहुत होती थी। ठीक है, धीरे धीरे मतलब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आप, ठीक है, तो डिसिप्लिन होकर के एकदम आप लोग समर्पित रहिएगा, है ना। ऐसे ही इलाहाबाद से मतलब काफी समय बिताया ना शुरुआती दौर में, तो ठीक है, तो वो किस्से वगैरह कुछ याद आते हैं मुझे स्टूडेंट के, है ना। ठीक है, इलाहाबाद में मुझे याद है कि एक टीचर पढ़ा रहे थे हमारे सहयोगी, उनसे पूछा था, कभी वहीं पे सवाल पूछा था पहली बार। ठीक है, सर गांधी जी के डंडे की लंबाई कितनी होती थी? ठीक है, वो सवाल रिपीट हुआ था। जब हमने पहले से में प्लान था, हमने कहा नहीं, मुझे तो लंबाई से ज्यादा गोलाई भी मुझे पता है, डंडा बनाने वाले कारीगर का भी नाम पता है, किस लकड़ी का डंडा पड़ता था वो भी मुझे पता है, साल में कितनी बार डंडा बदलते थे वो भी मुझे पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट चौंक गया था थोड़ा सा, सर को इतना पता है ना। अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हुए थे गांधी जी के, है ना। जो अर्थी बनी थी उसको किसने बनाया था, मतलब, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं तो इस तरह का ज्ञानी हूं, मतलब मुझे सब पता रहता है मुझे। आइए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है, क्लास के एंड में मतलब मैं लेता हूं, जरा इसको बात करते हैं। हाँ, हाँ, 2 क्वेश्चन है, मैं तुरंत ब्रीफ कर ही देता हूं। एक क्वेश्चन है कि जैसे इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट अच्छे होते हैं, क्या हमने कभी बात नहीं किया इस मुद्दे पे आपकी क्लास में? ऐसा हो सकता है क्या? बात ही नहीं की हमने कभी 10-5 मिनट। एक सिंपल सा रीजन बताता हूं मैं आपको। 2013 सीसेट इंट्रोड्यूस होने के पहले, ठीक है, जैसे 10,000, 12,000, 13,000 प्रीलिम्स में जब रिजल्ट आते थे तो 3,000, 3,500, 4,000 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी प्रीलिम्स में होते थे। आज 500-600 स्टूडेंट्स मेंस देते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन और महत्वपूर्ण रीजन है, ठीक है, पीटी में मीडियम का कोई बड़ा रोल नहीं है, इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है मीडियम पीटी में। टिकी तो मारना है। जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी में क्या इससे अलग इतिहास थोड़ी हो जाएगा? ना संविधान अलग होगा, ना ज्योग्राफी अलग होगा। क्लियर सभी को ना? पहला रीजन क्लियर सभी को ना? यदि 4,000 रिजल्ट होते थे पहले तो उसमें 100 सिलेक्शन भी होता था। यदि 500-600 लोग ही मेंस दे रहे हैं, आप रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर ना सभी को? रिजल्ट कम क्यों हुआ इसके बारे में 1-2 बातें। सीसेट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके नंबर ऐड होते थे, और सीसेट का नेचर ऐसा था जो पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए हों बच्चे या जो अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड वाले हों। हिंदी में बच्चे अच्छे बैकग्राउंड वाले भी आते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के पास उतना एक्सपोजर नहीं होता जितना कई बार पब्लिक स्कूल वाले बच्चों के पास होता था। तो सीसेट के पैटर्न ने नुकसान पहुंचाया शुरू के 2-3 साल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी का एक मतलब जो डिसीजन था उसका नुकसान हुआ। ठीक है, उस डिसीजन के कारण नुकसान हुआ। बाद में मूवमेंट चला, सीसेट को क्वालिफाई कर दिया गया। बट क्वालिफाई में भी स्टैंडर्ड इतना रहता है, हम केवल अपनी क्लास की बात करें, हम जितने बैचेस हम लोग पढ़ाते हैं उसमें भी
हर एक साल मुझे लगता है 5-6 स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है बट सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत क्लियर कर दे रहा हूं कि आज भी जो 500-600 है ना, यदि स्टूडेंट ठीक से प्लान करे तो वो संख्या 1000 हो जाए यदि वो सीसेट अच्छा कर ले तो, क्योंकि जीएस तैयार है उनका। दूसरा रीजन, ठीक है। इसके बाद बाकी रीजन का ज्यादा क्या सरोकार बताऊं, जैसे एक तो आयोग की गलती पहले बार में रही, अब थोड़ा पढ़ाने वालों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। क्या जाऊं उसके ऊपर, मतलब कोचिंग वगैरह जो हैं, जो पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत, जब सिलेबस चेंज हुआ, ठीक है, पूरे मुखर्जी नगर में मुझे लगता है कि 12 साल 13 साल से 10 साल से पढ़ाने का जो अनुभव आज के हिसाब से देखें तो 4-5 लोग ही, टोटल 4-5 टीचर ही जीएस पढ़ाया करते थे, आज 50 टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनको जीएस का एबीसीडी का भी आइडिया नहीं था, तो किस पे प्रयोग करेंगे? छात्रों पे ही प्रयोग करेंगे। पढ़ा पढ़ा के सीख रहे हैं वो अभी भी, तो ऐसे भी चला है धंधा, मतलब कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, ठीक है। कुछ और टेक्निकल रीजन वगैरह शुरू में रिजल्ट कम होने के। पहले जो एग्जाम होता था, सुन पा रहे हैं सभी लोग ठीक से? ये जरा एसी के कारण थोड़ा सा आवाज अब है ना। 1800 नंबर 2000 नंबर का मेंस होता था, 1200 नंबर के 2 ऑप्शनल होते थे, 600 नंबर के। स्टूडेंट के पास चॉइस होता था, ठीक है। ऑप्शनल वैसा ले लो जिसमें मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। जीएस का वेटेज कम होता था। अब जब सिलेबस चेंज हुआ 13 में, तो ऑप्शनल के 500 नंबर रह गए, वेटेज काफी कम हो गया, और जीएस के 1000 नंबर हो गए। तो ऑप्शनल को तैयार करना स्टूडेंट्स के लिए आसान होता था। और जैसे आमतौर पे क्या हुआ, कोई लिटरेचर उठा लिया, किसी ने गुजराती, किसी ने मराठी, किसी ने हिंदी, संस्कृत, पाली, कोई लिटरेचर उठा लिया, उर्दू, और एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री मैक्सिमम लोग मतलब ले ही जाते थे उस समय। तो दोनों विषय पे कंटेंट मिल गया, 1200 नंबर तैयार हो गया। जीएस का रोल ज्यादा है नहीं, मतलब कोई मैथ लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी, सोशियोलॉजी ले, साइकोलॉजी ले, फर्क पड़ता था इसका। वो गेम भी चेंज हो गया, उसका भी एडवांटेज रहता था। कंटेंट का उतना बड़ा अंतर नहीं रहा है, और आज के डेट में पूरे इंडिया में कोई सा स्टूडेंट नहीं होगा जो विजन का कंटेंट यूज ना करता हो, और विजन का कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, ठीक है, समझ में आ रही बात? कंटेंट का उतना बड़ा इशू नहीं है। कारण नोट करते चलिएगा। पहला कारण, पीटी में संख्या का कम होना। अभी भी संख्या ज्यादा हो सकती है और आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पहले दिन क्लास में कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर सब पलटना शुरू कर दो और सीसेट का पेपर सब पढ़ना शुरू कर दो। मैं सीसेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं मौसम को तो समझ ही रहा हूं क्या होता है। आज भी पीटी में रिजल्ट डबल हो जाए, सीसेट मुझसे ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। जब 5-7 मुझे मिल जाते हैं स्टूडेंट बताने वाले, जबकि सबको मैं जानता भी नहीं हूं, तो सोचो हजारों की संख्या में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट। कुछ यूपीएससी की तरफ से गलतियां हुई जो सुधार दी गई हैं, अब उसको दोष दे नहीं सकते हम। पैटर्न चेंज होने से थोड़ा नुकसान हुआ, वो भी बात खत्म हो चुकी है। अब एक और जो बड़ा अंतर है कि इंग्लिश में किसी के पास जैसे वो ज्यादा, जैसे हिंदी में क्या, मुझे हालांकि अब वैसा अनुभव नहीं है, बट हिंदी में पहले रहा कि वो तो खोजी प्रवृत्ति बड़ी रही छात्रों की। इंग्लिश में क्या देखोगे आप, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जैसे अपनी कोचिंग है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं जान ही रहा हूं मैं, एक दो और कोचिंग है जो नई पुरानी है जिनको लोग जानते हैं, मैं जान ही रहा हूं जो पढ़ा रहा है उसमें। कुछ कुछ कोचिंग ऐसी है कि भाई वो 3 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा तो वो टीचर मतलब मोटिवेट ही कर रहा है, फंस जाओगे। मेरी एक बात ध्यान रख लो, ठीक है, तब भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
तब भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटा, मतलब बहुतों को मैं जानता हूं, 3-4 तो मेरे सहपाठी है ना, बैचमेट टाइप के हैं जो पढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है, तो फिर भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या रीजन है उसका कि जितना नॉलेज है, जो रिसोर्सेज है, वो रिसर्च न करके हर चीज को वो टेस्ट राइटिंग पे इतना ज्यादा फोकस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग राइटिंग को। समझ में आ रही बात सभी को? एक डिफरेंस ये भी क्रिएट करता है, राइटिंग को बहुत महत्व देते हैं वो लोग। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको एकदम। चलो, एक कल्चर धीरे धीरे अब हिंदी में भी राइटिंग की आ गई है, बट हिंदी का जो कल्चर अब बदल रहा है पिछले 3 सालों से 4 सालों से, एक पॉजिटिव मूव की तरफ गया है। तो रिजल्ट कन्वर्ट होने में भी आप, मुझे लगता है बस वो टाइम चाहे इस साल हो, ये कोविड नहीं आता तो शायद वो टाइम शुरू हो गया था। कोविड आने से भी बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो फिर पॉजिटिव मूव तो 3-4 साल में शुरू हुआ है। ऐसे भी अंग्रेजी में संख्या ज्यादा होती है स्टूडेंट की, जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहां से भी अंग्रेजी में स्टूडेंट ज्यादा ही तो देते हैं एग्जाम। तो मतलब दोषी मत दीजिएगा कभी आयोग को या फिर किसी चीज को। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं इसको, ठीक है ना, कि नहीं कॉपी चेक करने वाले अंग्रेजी में होते हैं। आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है, वो फेयर बॉडी है, ठीक है। तो दोषी मत दीजिएगा आप, है ना। तो आप, ये 5-6 रीजन है, ठीक है। एक रीजन हमने बता ही दिया 3-4 साल में, जो मुखर्जी नगर के शिक्षक गण थे, मतलब कोई फिलोसफी पढ़ा रहा है 15 सालों से, कोई हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है, अचानक रातों रात बोला कि अब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मतलब अब मैं ये भी पढ़ाऊंगा। अब मैं योग्य आदमी है वो लोग, मैं योग्यता पे सवाल खड़ा ही नहीं कर रहा हूं, बट किसी भी चीज का ना एक प्लान होता है, एक प्रैक्टिस होती है, मतलब आप प्रयोग ही तो करोगे ना स्टूडेंट के ऊपर आप। तो ऐसे करके ना बहुत सारे लोगों ने, मतलब जितने फिलोसफी वाले थे सबने मतलब दावा किया कि मैं एथिक्स में ही पढ़ाऊंगा। एथिक्स एक जीवन का हिस्सा होता है, बहुत सारे विषयों की जानकारी चाहिए उसके लिए। मतलब फिलोसफी के बारे में जिसने कभी सोचा ही नहीं, मतलब ठीक पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग उसमें भी, बट जो दृष्टिकोण देना पड़ेगा ना आपको, बहुत सारे विषयों को जान समझ होनी चाहिए आपके पास। फिर थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वैसे कर करके भी लोगों ने मतलब थोड़ा बेड़ा गर्क किया, मतलब बट वो दौर जा चुका है, ठीक है। अब जिनको प्रयोग करना था कर लिए, काफी कुछ वो लोग भी सीख गए जो प्रयोग करने वाले थे, ठीक है। वो दौर जा चुका है, इट्स ए गुड टाइम, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। क्लियर ना? सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। इसमें आप खुद देख लीजिएगा कि आप कहां हैं इसमें। टेस्ट सीरीज में गलती मत करिएगा आप, ठीक है। सीसेट को लेकर गलती मत करिएगा आप। बाकी रिजल्ट आप देख लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज और सीसेट को लेकर गलती मत करिएगा आप, बस आपके लिए सबक इतना है। क्या सवाल है आपका? जो कॉपी चेक होती है, अंग्रेजी वाले चेक करते हैं या हिंदी वाले? देखो, अपने यहां एक अच्छी बात है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। यूपीएससी का एक गाइडलाइंस होता है, जिन भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जरूरी नहीं कि प्रोफेसर को ही बुलाया जाए, उनकी अपनी टीम भी होती है, ठीक है। कई बार ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल होता है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रोल प्ले करते हैं। कोई बायसनेस नहीं होता उनके अंदर, एक भी पैसे का पूर्वाग्रह नहीं होता है, एकदम सरासर गलत होगा, ठीक है। इस तरह की धारणा बनाना, इक्का दुक्का व्यक्तिगत स्वभाव है, वो अलग बात हो गई, बट ऐसा नहीं है। अभी बहुतों को मैं जानता हूं जीएस में बहुत अच्छे नंबर हैं, किसी कारण से नंबर नहीं आया उनको, है ना, और दूसरे विषयों में, इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू भी एक चुनौती बन जाती है, इंटरव्यू का थोड़ा एक अलग खेल है, वो भी एक चुनौती रहती है कई बार। एवरेज अंग्रेजी के स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा होते हैं उसमें भी। इंटरव्यू में ये मतलब नहीं होती, थोड़ा वो बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, इंटीग्रिटी देखते हैं, उसमें भी गुमराह कराने का एक बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पे। जबकि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, और थोड़ा सा बस समझ लें, पॉलिश कर लें उसको। नहीं, ऐसा फर्क नहीं पड़ता हम इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दे रहे हैं हम,
ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चॉइस है, आप अंग्रेजी में एग्जाम दो, हिंदी में इंटरव्यू दे दो आप। अब तो ये भी ऑप्शन है, हिंदी में एग्जाम दो, इंग्लिश में इंटरव्यू दे दो आप। देखो इंग्लिश क्या होता है, भाषा क्या होता है, सहज होती है, हर दौर की एक भाषा होती है, जैसे आज की भाषा ही इंग्लिश हो गई है, अखबारों की भाषा इंग्लिश हो गई है, बोलचाल की भाषा वही लोग समझते हैं बेटर तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया है जो कि डाउट्स है, ठीक है, कि हिंदी में एग्जाम देने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है, केवल अफवाह है ये। हमें मोटे तौर पे मुखर्जी नगर का हमें आइडिया है, मतलब हालांकि मेरा ये एरिया नहीं है, मतलब कि मैं रिसर्च करूं कितने सुन आते हैं नहीं आते, बिल्कुल नहीं है, बट मुझे एकदम आइडिया है कि संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये एक तरह का अफवाह है, कारोबार करने के लिए लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो हिंदी में शिक्षक बहुत, जैसे मान लो कोई शिक्षक आया, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर रहा है, वो थोड़ा अंग्रेजी भी जानता है वो, ठीक है, दो चार सवाल ज्यादा पूछ दोगे कभी उससे तो गुस्सा आकर अंग्रेजी में डांटना शुरू कर देगा आपको, ठीक है, वो बताना शुरू करेगा कि नहीं तुम, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है उसका। ऐसे से बड़े बड़े बैठे पड़े हैं मूर्ख हमारे सहयोगी, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है उसका मतलब, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकल 3-4 रीजन बता दिए, आप खुद कैलकुलेट कर लो, इससे ज्यादा मेंस दे नहीं रहे हैं आप, जितना मेंस दे रहे हैं उससे ज्यादा तो लोगों पीटी क्वालिफाई करके भी नहीं हो रहा, सीसेट में फेल कर जा रहे हैं। संख्या बढ़े और ना हो तब ना रेशियो में। 3-4 साल से चीजें पॉजिटिव तरफ हैं, बस वो कन्वर्जन होने वाली बात है। बिल्कुल 100 के भीतर टॉप 50 के अंदर रिजल्ट आया और वो मूव फिर शुरू हो जाएगा आपका। हाँ, बोल लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भाई जैसे कुछ कुछ ही टॉपर क्यों आते हैं, मतलब वो संख्या की बात है, हिंदी में जो भी टॉपर आए हैं मतलब वो संख्या की बात है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है आपके, ठीक है, तो रिजल्ट भी तो आपको वैसे ही दिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो रिजल्ट भी आपको ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। हम लोग का जो दौर था उस समय मतलब सब हम देते थे एग्जाम, हमारे बाद वाले मतलब पीढ़ी में हम 11-12 तक हम बड़ी संख्या में लोगों को देखते रहे, हम 13 तक देखते रहे हम। वो तो पीटी की संख्या कम हुई है, उससे फर्क पड़ गया आपका, अदरवाइज टॉप 100 में भी 5-5, 10-10, 12-12 ऐसे स्टूडेंट होते थे, टॉप 10 में होते थे, 20 में। फिर हिंदी एकमात्र भाषा नहीं है ना, कोई गुजराती में देता है, कोई मराठी में देता है, बहुत सारी भाषाएं भी हैं। एकमात्र हिंदी कोई तमिल में देगा, तेलुगु में देगा, मलयालम में देगा, एकमात्र हिंदी ही नहीं ना, हमारी बहुत सारी भाषाएं भी तो हैं। देखो वैसे नॉर्मली मैं लेता नहीं, बट आज हमने क्वेश्चन जानबूझ के ले लिया है, क्योंकि देखो मन में दुविधा है, परेशानी है, तो पढ़ाई में भी कई बार आपको ये क्लियर रहिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल प्रमाण के साथ बता रहा हूं और साइंटिफिक बता रहा हूं मैं आपको, भेदभाव रीजन नहीं है इसका। संख्या बढ़ेगी, रिजल्ट होगा आपका, आपका होगा, आप पीटी निकालिए, आप सीसेट पे नजर रखिएगा, वो बहुत बड़ा घातक रोल प्ले कर रहा है, वो डेंजर। देखो जैसे क्वेश्चन है कि कितने नंबर सिलेक्शन के लिए अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल पहले जो इंटरव्यू कॉल आया 774 774 नंबर का आया। अब सोचो 1750 में 774 की क्या हैसियत है, 50% है क्या वो? 1750 का 50% कितना होगा? बताओ बताओ, मुझे बताओ यार, मुझे कैलकुलेट नहीं होता है।
850 से ज्यादा ही होगा ना, 950, 850 कुछ ऐसा होगा। 775 नंबर पे इंटरव्यू कॉल गया, यानी 45% भी नहीं होगा वो। क्लियर ना? उसके बाद 751 नंबर पे इंटरव्यू कॉल गया जनरल का। उसके बाद अभी जो लास्ट, अभी ये वाला नहीं, इसके पहले जो इंटरव्यू कॉल गया 736 नंबर पे या 35 नंबर पे गया। घटते ही जा रहे हैं। अब 736 नंबर पे इंटरव्यू कॉल, 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है। यदि आपको 250 नंबर भी आ गए ना ऑप्शनल में, तो वो आपको इंटरव्यू तो हिला के जाहिर है ना ऑप्शनल आपका। 270 नंबर आ गए तो वो तो आपको रैंक वाला नंबर हो गया आपका। समझ में आ रही बात? ये सब्जेक्टिव होता है कितने नंबर, ये आपके हाथ में नहीं होता है। ऐसा सोचना भी गलत होता है। आपका काम होता है जीएस और ऑप्शनल में बेस्ट से बेस्ट अपना एफर्ट देना। क्वेश्चन के लेवल से तय होता है, यूपीएससी की पॉलिसी से तय होता है, मार्किंग पैटर्न होता है। पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी की पुरजोर कोशिश है कि ऑप्शनल को बहुत स्ट्रिक्ट करें, ज्यादा नंबर ना दें। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने यूट्यूब पे गुमराह फैला दी कि भाई मेरा विषय ले लो, नंबर बहुत आते हैं, बन जाओगे। पता चला 500 में 400 लोगों ने इस विषय से नंबर दिया। किसी 2 को नंबर ज्यादा आ गए, 398 को नंबर नहीं, वो बताता ही नहीं 398 को नंबर नहीं आए। जिसको नंबर नहीं है वो नहीं बताएगा, जिसको नंबर आए वो दिखाएगा देखो नंबर बहुत आए। मेरा मानना है हर विषय में नंबर आते हैं, आप रिक्वायरमेंट को पूरा करिए। आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा करिए जो पूछा जा रहा है। यूपीएससी की पॉलिसी जरूर होती है कि अपर लिमिट एक तय करते हैं कई बार वो लोग। यूपीएससी नहीं चाहती है कि ऑप्शनल के दम पे किसी का सिलेक्शन हो, क्योंकि उसका जो एजेंडा है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो उससे डिफीट हो जाता है। वो चाहती है जीएस, निबंध और इंटरव्यू के दम पे सिलेक्शन हो, ताकि प्रतियोगिता बराबरी के स्तर पे हो, सबको एक समान मौका मिले। समझ में आ रही बात? ऑप्शनल में कभी किसी का समय अच्छा तो 300 प्लस भी जा सकता है वो। सबका वो ऑप्शनल नहीं है ना, तो बराबरी की लड़ाई नहीं होती है। इधर काफी स्ट्रिक्ट है मार्किंग पैटर्न में। तो इससे तय होता है, यदि ये कटअप 800 चला गया मान लो इंटरव्यू कॉल का, तब 250 नंबर भी ऑप्शनल में है तो अच्छा नहीं माना जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? जैसे आपने मान लो 800 कटअप गया और आपको जीएस में 450 नंबर आए, अच्छा नंबर है। 700 कटअप गया, जीएस में 450 नंबर आए, ये फर्स्ट रैंक आने वाला नंबर है। मार्किंग तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। आप ऐसे मत चलेगा पिछली बार की तुलना में आपने इंटरव्यू दिया, आपको 450 नंबर आए, 800 नंबर इंटरव्यू कॉल पे था, अच्छा नंबर है। अगली बार आपने इंटरव्यू दिया, 400 नंबर आए और 700 ही कटअप गया है, बहुत अच्छा नंबर है। आपके नंबर कम हो गए फिर भी अच्छा नंबर है। यही मैं सिखाता रहता हूं। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे मैं इसमें घबराओ मत, तुमसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेगा। जो बन रहे हैं उसमें बेस्ट दिमाग लगाओ अपना। प्रतियोगिता ऐसे दूसरा कौन बना ले जाएगा? हिस्ट्री के लेवल पे तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, कौन बना लेगा? कितना पढ़ते हैं, कौन सा नोट है, कौन सा किताब, हमें नहीं पता है क्या? हमें भी खूब पता है ना। जो बनता है वो बेहतर करो। कैसे बेहतर करें, कैसे राइटिंग करें हम, ये यूपीएससी और क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड। पीटी में भी यही होता है, कभी कटअप ऊपर जा सकते हैं, कभी नीचे जा सकता है। आप अपना बेस्ट दीजिए। हम एक आइडिया बना के चलते हैं कि नहीं मेरे इतने नंबर आने चाहिए अपने लिए, बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे। नंबर ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। आपको क्या जज करना है? 20 क्वेश्चन में हमने 20 अटेम्प्ट लिया कि नहीं मेंस में? 18 तो नहीं रह गए हमारे, 17 तो नहीं। जो छूट गया, क्या दूसरे को आता होगा? क्या तैयारी में कुछ कमी रह गई थी क्या मेरी? ठीक है। और छोटी छोटी बातें, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा, सब अपना। हमने जो सोचा हमने परफॉर्म किया या नहीं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसलिए कभी नंबर का कोई खेल ऐसा नहीं है। मतलब क्लियर है ना सभी को? इस झांसे में मत रहिएगा सारे विषय में नंबर आते हैं।
हिंदी में फर्क ये पड़ता, कुछ विषय जैसे कोई भी लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, और खास करके इतिहास की बात करें हम, इसमें सारे कंटेंट मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। कोचिंग में भी बहुत सारे विकल्प हैं, केवल प्रचार प्रसार पे मत जाइएगा, जो आपको टाइम दे सके। ठीक है, प्रचार प्रसार वाले भी अच्छे हैं, बिना प्रचार प्रसार वाले भी, जो आपको टाइम दे सके, सब ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं इन विषयों की बात, इसमें मटेरियल और इतना उपलब्ध है कि आप इसके बियॉन्ड भी अच्छा कर सकते हैं आप, बट थोड़ी बहुत मटेरियल की इशू ठीक है। तो आप पढ़ते हैं तो टीचर से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो रिपीट कर दूं, लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, कोई शक नहीं है, ठीक है, कि इन विषयों में मटेरियल पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जिसको जो लेना डरेगा नहीं वो। आप समझिए, ठीक है, मेरा हर विषय पे इतनी पकड़ नहीं है, बट मुझे इतनी समझ है कि मैटर में अंग्रेजी के सोर्स पे बहुत निर्भरता होती है, अखबारों के साथ हमें बहुत जुड़ना होता है उसमें अपने मैटर के लिए। ठीक है ना, तो आप कैसे उसको यूज करेंगे, आप ठान लीजिए, आपका हो जाएगा। मत देखिएगा पिछला रिकॉर्ड क्या है, अगला रिकॉर्ड क्या है, बस मार्गदर्शन करने वाला थोड़ा आपका साथ दे, टाइम बच जाएगा आपका। रास्ता तो बनाएंगे ही आप, थोड़ा टाइम बचेगा आपका, बस इतना ही अंतर होता है। यही इतिहास आप खुद से भी पढ़ लेंगे, समय हम साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय कम लगेगा, चीजों को थोड़ा जल्दी समझ लेंगे आप, बस इतना अंतर है। पढ़ना तो आप ही को है। क्लियर ना ऑप्शनल को लेकर के? बैकग्राउंड आपका है, आप उसको चॉइस में ले सकते हैं, किसी का मैथ हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, आप ले सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, कोशिश करिए कोई मार्गदर्शन आपको, कोशिश करिए कि मार्गदर्शन हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे ऑप्शनल के लिए भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं आप। ठीक है, मार्गदर्शन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो हिस्ट्री है मेरा ग्रेजुएशन में, मैं पीजी में मैं लेना मतलब यूपीएससी ऑप्शनल में, मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं दूसरा फिलॉसफी ले लूं, मेरा मन कर रहा है कोई और एंथ्रोपोलॉजी ले लूं, तो मैं ले लूं। डरना नहीं कि हिस्ट्री क्यों छोड़ के आपने, इसमें कोई डर नहीं होता है। इंटरव्यू में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। एक लाइन, एक वाक्य की रचना होती है, मुझे पता है क्या कहना होता है, वो सब ट्रेंड कर दिया जाएगा आपको, समझ जाएंगे आप भी। आपका इंटरेस्ट है और मार्गदर्शन करने वाला है तो आप लीजिए। हमने जिन ऑप्शन के बारे में बात की, केवल और केवल मैटर की उपलब्धता के कारण हमारे दौर, शुरुआती दौर में यदि हम कैलकुलेट करें 2000 से लेकर 2012-13 के बीच में यदि 100 आईएएस हुए होंगे तो 80 आईएएस का इसी में से कोई 2 ऑप्शनल रहा होगा जो मैंने बोला है। वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है, इनमें से ही कुछ ना कुछ रहा है उनका। और ऐसा नहीं कि इतिहास देने पे सबको नंबर आ जाते हैं, हिंदी फिलोसफी सबको नहीं, बहुत नंबर अधिकांशता को नहीं आते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा होता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये विषय लेने से, हाँ एक और भ्रम मत पालिएगा, ये विषय छोटा होता है, ये विषय बड़ा होता है। ठीक है, यूपीएससी, ठीक है ना, किसी विषय का फूफा जी नहीं है, वो मामा जी नहीं है, वो कि भाई वो बुआ नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारा विषय बहुत। हिस्ट्री ठहरा हुआ विषय है, उसमें घटनाएं अधिक पढ़नी ही होंगी, लॉजिक है। पॉलिटिकल साइंस में आईआर रोज आपको अलग से अखबार पढ़ना होगा यदि आपको अच्छा करना है तो। रोज अखबार पढ़िए आप, दम में तो पढ़िए आप। जिसकी सारी घटनाएं घट चुकी हैं, हम कैसे उम्मीद करें कि बहुत छोटा होगा वो? फिर तो बायस हो जाएगा ना ये, तो फिर एक विषय के प्रति। अब जैसे मान लो कोई विषय है उसका जीएस में रोल नहीं है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने संस्कृत ले लिया, ठीक है, टीचर ने 3 महीने में करा दिया। संस्कृत की तो एक पैसे उपयोगिता नहीं है ना हमारी जीएस में।
हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कुछ भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसका तो रूल तो है जी इसमें। अब जितनी बार आप रिवीजन करोगे, महीने महीने आपका समय जाएगा, जब कैलकुलेट करोगे तो पता चला हमने 8-9 महीने हिंदी साहित्य पढ़ा, 10 महीने पढ़ गए, संस्कृत पढ़ लिए हमने। उस समय लगता है कि छोटा सिलेबस है इसका। फाइनली जब कैलकुलेट करोगे, ये आधार नहीं होना चाहिए डिसीजन का। आपका डिसीजन लीजिए आप, इंटरेस्ट और मार्गदर्शन देखिए और पढ़िए आप, ये आधार नहीं होना चाहिए। गलत। मेरी बात साफ साफ पहुंच पा रही है ना आप लोगों तक? ये आधार नहीं। आप लीजिए, संस्कृत लेना मुझे, लीजिए आप, इसको आधार मत बनाइए। ये भी गलत होता है, ये स्कोरिंग होता है, नॉन स्कोरिंग होता है, गलत। लिखने वाले को नंबर आता है, सरासर गलत। हर विषय से सिलेक्शन होते हैं। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके बाद। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना आप। ठीक है, ये मुझे कोई ऐसा इंडिविजुअल को इंटरेस्ट नहीं है हमारा, मतलब, और रहता भी हमारा तो यही बात कहते हैं हम। जो मुझसे ऑप्शनल कभी पढ़ता भी था तब भी यही बात कहते थे। 4 साल से अपने ही क्लास के इतने सारे स्टूडेंट संख्या में मुझे कहते हैं पढ़ा दीजिए, मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। मैं बार बार कहता हूं भाई मैं जस्टिस अभी नहीं कर पाऊंगा, जब मुझे लगा कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे संख्या से कभी सरोकार नहीं रहता है, चाहे 10 स्टूडेंट हो, 5 हो, 1000 हो, 500 हो। ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाने में मुझे मजा आता है। ठीक है, मैं पढ़ाना ही एंजॉय करता हूं। ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेवारी होती है, कोई भी जिम्मेवारी जैसे मैंने ली तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मुझे पता है कि मैं जितना चाहता हूं देना वो अभी शायद ना दे पाऊं। ठीक है, तो वो द्वंद, उस द्वंद में रहना नहीं चाहता हूं मैं भी, इसलिए मतलब। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा, है ना। तो ऑप्शनल को लेकर के आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप पता कर लीजिएगा। आप शायद कोई एक विषय अंग्रेजी में भी दे सकते हैं आप, ऐसा है ना रूल, मतलब बाकी विषयों को हिंदी में भी। अब फ्लेक्सिबल है यूपीएससी काफी, तो आप देख लीजिएगा। आप, आपका बैकग्राउंड है, आप सहज है, तो उसमें डरिएगा मत आप। किसी को साइकोलॉजी लेना हो, एंथ्रोपोलॉजी लेना हो, सब बहुत अच्छे विषय रहे हैं कभी, मतलब अभी भी। ठीक है, तो बैकग्राउंड हो सकता है आपका एक हिंदी में बेटर बताई दिया हमने आपको, प्लस इंटरेस्ट और गाइडेंस। कभी कभी मैं गाइडेंस को ज्यादा बड़ा रोल देता हूं कि वो इंटरेस्ट पैदा कर देगा। आप में से कईयों का बैकग्राउंड तो इतिहास नहीं रहा होगा ना, मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ा ही है ना, 80% ऑप्शनल का वही सिलेबस है। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री जो है करीब करीब 25% मैं ऑप्शनल का कवर कर रहा हूं, पूरा नहीं, पर परिचय पूरा हो जाएगा आपको क्या है। ठीक है, क्लियर ना सभी को? तो वो तो इंटरेस्ट पैदा करने के ऊपर कि कौन कैसे बता रहा है, पढ़ा रहा है आपको, है ना। तो मार्गदर्शन का एक बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, हम लोगों का ये सेशन जो था, मतलब थोड़ा हटके सेशन था, है ना। ब्रेक लेते हैं हम लोग, ब्रेक के बाद फिर हम लोग बुद्ध की शिक्षाओं पे बात करते हैं। अब आप लिखें बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। पहला पॉइंट लिखें इसमें आप कि बुद्ध की शिक्षाओं का बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, इसी में लिखें बौद्ध धर्म में निर्वाण से आशय है
निर्वाण से आशय है दुखों से मुक्ति, कौमा संसार में आवागमन से मुक्ति, ठीक है। दुखों से मुक्ति मतलब निर्वाण का मतलब या मोक्ष, तो कहते हैं जो संसार में आना जाना लगा हुआ उससे मुक्ति और दुखों से मुक्ति, ठीक है। तो ये मेन गोल है उनका, जब बुद्ध जो शिक्षा अपना दे रहे हैं कि जो भी उनके रास्ते पे चलेगा उसको दुखों से मुक्ति, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलेगी। आगे लिखें आप, बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए बौद्ध धर्म में निर्वाण करिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण जीवन में संभव है, इसी जीवन में संभव है। इसके लिए शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं, यानी उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो जीवन काल में ही संभव है कि आप उस चक्र से मुक्त हो जाएं। अच्छा, जो शरीर त्याग होता है बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह शरीर त्याग करते थे, जो इनलाइटेंड होते थे, है ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, उनके लिए परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग, निर्वाण हो गया मोक्ष, परिनिर्वाण हो गया शरीर त्याग, और महापरिनिर्वाण बुद्ध के लिए यूज किया गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण बुद्ध के लिए यूज किया गया है। अब ये कैसे संभव है? ठीक है, 4 आर्य सत्य से। अगला पॉइंट लिखें आप, 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ है, 4 आर्य सत्य है। जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उसका सार यही है। जो 7 सप्ताह तक ध्यान में बैठे थे, जो, ठीक है, तो ये कैसे संभव है? तो कहते हैं आचरण, 4 रास्ते, मतलब चीजों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लिखें 4 आर्य सत्य के बारे में। पहला लिखें आप, संसार में दुख ही दुख है, ठीक है, मैं समझा देता हूं अभी। दूसरा पॉइंट लिखें, दुख का कारण है दुख का कारण है तृष्णा, लालसा या इच्छा, डिजायर। ठीक है, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है। तीसरा लिखें आप, दुख का निरोध संभव है। यानी दुखों से मुक्ति संभव है। ठीक है, और चौथा लिखें आप, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग या
अष्टांगिक मार्ग, या मध्यम मार्ग। ठीक है, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग, उसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है, उसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। जैसे अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, चौथे आर्य सत्य से है ना, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, बुद्ध कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। वो कहते हैं दुनिया में आना दुख है, दुनिया से जाना दुख है। ठीक है, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वो बगल में आके बैठ जाए, बुद्ध ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, कहने का मतलब कहते हैं अप्रिय से मिलना दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है। भाई आप जिसको पसंद नहीं करते हो मिल गया तब आप दुखी हैं, किसको पसंद करते हो बिछड़ गया तब आप दुखी हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में आना ही दुख है। आप इसको अपनी तैयारी पे भी देख सकते हैं, मतलब ठीक है कि भाई चीजें समझ में आ जाए तो चिंता ये होती है कि अब और अभी बहुत करना, उसके लिए परेशान हो जाते हैं। नहीं समझ में आए तो परेशान होते हैं। पीटी निकल गया तो मेंस के लिए परेशान है, नहीं निकला तो फिर पीटी के लिए परेशान है, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू के लिए परेशान। बुद्ध कहते हैं कुछ ना कुछ डिजायर लगा रहता है। इंटरव्यू हो गया तो नौकरी के लिए परेशान, नौकरी हो गई तो रैंक के लिए परेशान, दूसरा रैंक आया तो पहला क्यों नहीं आया। पूरा जीवन इसी बात पे निकल जाएगा अफसोस में, बुद्ध कहते हैं। उन्होंने कहा या नहीं कहा, बट उनका दृष्टिकोण यही है। जीवन के अंतिम समय तक सेकंड रैंक में क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं आया मुझे। ठीक है, वो भी ठीक रहा तो कैडर को लेकर परेशान, कैडर भी ठीक रहा तो पोस्टिंग को लेकर परेशान, ठीक रहा तो शादी को लेकर परेशान। मतलब वो कहते हैं जीवन में कुछ ना कुछ, मतलब उनका कहना है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर, मतलब आ गए हैं तो डिजायर तो है ही। और कहते हैं जैसे आप डिजायर आपकी फुलफिल जब हो जाती है तो फुलफिल होने के पहले आप जहां थे, फुलफिल होने के बाद भी आप वहीं रहते हैं, फिर एक नई डिजायर। उस प्रक्रिया में जो आनंद आता है बस वो आनंद है। गंभीरता से मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मतलब एग्जाम पास करने के लिए समझिएगा। तो कहते हैं संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है। कोई डिजायर की बात कर रहे हो, कहते जब कारण पता है तो उसका निदान भी होगा कि डिजायर कैसे आता है, कैसे उमड़ता, उसे रोकना पड़ेगा डिजायर को। और उसी डिजायर को रोकने के लिए उन्होंने 8 रास्ते बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। कैसे आचरण करना चाहिए, आचरण के नियम हैं। यदि कोई इसको समझ ले तो फिर उसको न तो कोई धर्म ग्रंथ की जरूरत है, न पुरोहित की जरूरत है, न पूजा पाठ की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है। ये सारी चीजें समाज में प्रचलित थी। उन्होंने कहा बस इस आचरण, इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षा का जो सबसे प्रमुख है, जो केंद्र है, वो है 4 आर्य, बोलते एकदम अटल सत्य है ये। ठीक है, और कहते हैं आचरण करो। क्योंकि 8 बातें बताई हैं तो अष्टांगिक मार्ग है, और यहीं पे वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं। उनके जीवन का अपना अनुभव था, उन्होंने एक्सट्रीम तपस्या करके भी देख लिया, शरीर जर्जर हो गया, कुछ मिला नहीं उन्हें, और सुख सुविधाओं का जीवन तो वो जी करके आए ही थे वो। तो वहीं पे कहते हैं मध्यम मार्ग की बात वो हमेशा करते हैं। उनकी जो मध्यम मार्ग की फिलॉसफी है ना, वो
जीवन के अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी है। मॉडरेशन में कोई काम, ठीक है, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। इसी को यहीं पे एग्जाम्पल देके समझा भी रहे थे अपने कुछ शिष्यों को। बीना के तार को इतना मत ऐठो कि वो टूट जाए, और उसे इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे आवाज ही ना निकले। ठीक है, दो अतियों से बचना चाहिए, उपदेश देके कह रहे थे वो। एक्सट्रीम अति मतलब सुख सुविधाओं का जीवन, और बहुत अभाव, अति अभाव का जीवन। अब ये जो आचरण होगा, क्योंकि दो तरह का लोग हैं समाज में, एक तरह जो पूरी तरह से भिक्षु हैं, और एक जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। दोनों के लिए नियम में अंतर होगा। वो कहते हैं गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर्म करने, जिसका जो कर्म है वो कर्म करें, बस अनुशासन में अंतर आ जाता है। भिक्षुओं के लिए थोड़ा कठोर अनुशासन की अपेक्षा की गई है। अगला पॉइंट लिखें, दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य के संदर्भ में ही आर्य सत्य के संदर्भ में ही बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत, या कार्य कारण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और 12 कड़ियों के माध्यम से संसार में आवागमन के चक्र को समझाया। संसार में आवागमन के चक्र को समझाया। ठीक है, 12 कड़ियां हैं। देखो, फिलॉसफी में तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और वो कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ही उस तरह से कड़ियों को स्पष्ट करेगा। मोटी मोटी बातें क्या है जीवन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हम अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, छह आयतन, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, ऐसे करके 12 कड़ियों की बात कर रहे हैं। वो एक होता है तो दूसरा होता है। बस इसमें एक लिख लें आप पॉइंट कि अविद्या या अज्ञानता के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, अविद्या या अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो है आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, जैसे डिजायर कहते हैं कि वो अज्ञानता के कारण आता है। जब आप समझ जाएंगे जीवन को लेकर के आप, ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम है हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए, बट वो बता ऐसा ही रहे हैं। वो हम लोग तो भाई भौतिक सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम चाहते हैं मतलब जीवन शांति में हो, सुख सुविधा से युक्त हो, कुछ अच्छे गोल मिल जाए लाइफ में जिससे हम काम कर पाए जीवन में। हम आईएएस आप बनेंगे तो आपके पास काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। उसमें बहुत सारे काम होते हैं, पावर होता है, अथॉरिटी होती है आपके पास काम करने के लिए, है ना।
अगला पॉइंट लिखें, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। और वे चरित्र के पुनर्जन्म की बात करते थे। चरित्र के पुनर्जन्म की बात करते थे। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी गया है बहुत ग्रंथों में कि जैसे समुद्र में कोई लहर उठती है, फिर लहर जब गिरती है फिर अगली लहर उठती है ना। तो लहर गिर गई तो फिर वो नई लहर है वो, बट उसका आधार पुरानी लहर ने तैयार किया है। ठीक है वो नई लहर। तो कहते हैं कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं, कहते हैं मतलब, बट हम जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसका शायद कोई एक इंप्रेशन वगैरह बनता है, वो फिर वो किसी न किसी रूप में दोबारा वो जन्म। ठीक है, तो चरित्र के पुनर्जन्म की बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखें, बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे। ठीक है, बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे तथा सृष्टि को क्षण भंगुर मानते थे। उन्होंने कहते लगातार क्षय हो रहा है, मतलब इसका क्षण भंगुर मानते थे वो। मतलब वो कहते थे सब प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, कोई अलग से ईश्वर नहीं जिसने दुनिया को बनाया हो। ठीक है, वो उस दौर में ये बात कह रहे हैं ना। नॉर्मली ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे वो चुप भी रह जाते थे। आर्य शर्मा कहते हैं अपनी किताब में कि भाई विवादास्पद विषय था, तो उनको था कि भाई आम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। भिक्षुओं को तो उसका ज्ञान देते थे, बाकी वो चुप रह जाते थे उसके बारे में। उनका यह था कि लोगों को कर्मकांडों से, अंधविश्वासों से बाहर निकालें। अगला पॉइंट लिखें, देखिए पुरोहितवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इत्यादि की कठोर शब्दों में आलोचना, ठीक है। कहते थे किसी को मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए पुरोहित की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ कुछ भी करने की, बस अच्छे आचरण की जरूरत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि स्वच्छ है तो आपको फिर गंगा स्नान की जरूरत, दोनों तरह के दृष्टिकोण है ना। स्नान का अपना महत्व होता है ना, मतलब उस बात का भी महत्व है। तो ये दृष्टिकोण बुद्ध लेकर के चल रहे हैं कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा इसको पढ़ते हैं, वो आएगा टाइम, अभी बताऊंगा मैं, है ना। नेक्स्ट लिखें आप इसमें कि बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की, ब्रैकेट में लिखेंगे जन्म आधारित, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की कठोर शब्दों में आलोचना की। आलोचना की, लिखे बौद्ध संघ में
बौद्ध संघ में बिना किसी भेदभाव के समाज का कोई भी वर्ण शामिल हो सकता था। ठीक है, समाज का कोई भी वर्ण शामिल, मतलब कोई भेदभाव नहीं, समानता की बात कर रहे हैं, बराबरी है ना। मतलब ये इंसान से इंसान को प्रेम, मानव प्रेम, इस तरह के विचारों पे वो है ना। आगे लिखें आप, संघ में प्रवेश पाने वालों को अधिक अनुशासित जीवन जीना होता था। लेकिन भिक्षुओं को आचरण संबंधी 10 नियमों का पालन आचरण संबंधी 10 नियमों का पालन करना होता था। यहां लिख लेंगे आप 10 शील। इसमें थोड़े डिसिप्लिन थे कि नमक को कैसे खाना है, दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है, किस तरह के बिस्तर पे सोना है, मद्यपान वगैरह नहीं लेना है, नृत्य संगीत वगैरह में रुचि नहीं लेना है, सोना चांदी ग्रहण नहीं करना, ऐसे करके 10 सील। मतलब कोई चीज जो आप में डिजायर पैदा करे, ठीक है, ऐसे करके 10। ठीक है, हालांकि लिखो, हालांकि गृहस्थों या उपासकों को पंचशील पर आचरण करने को कहा। पंचशील, ये लिख लें आप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं नशा नहीं करना। हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, सत्य के रास्ते पे रहना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का उनका आशय ये था कि यहाँ पे गृहस्थों के लिए कि भाई जो शादी हो गई उस ईमानदारी से उस जीवन का निर्वाह करना। भिक्षुओं के लिए था कि भाई शादीशुदा वाला जीवन नहीं, भिक्षुओं के लिए कठोर अनुशासन था उसमें। गृहस्थों के लिए था कि नहीं, जो वैवाहिक जीवन है उसके प्रति ही पूरे समर्पण भाव से आप निर्वाह करें आप। ठीक है, 5, तो ये भिक्षुओं के लिए भी था, गृहस्थों के लिए भी था। भिक्षुओं के लिए कठोरता पूर्वक पालन, गृहस्थों के लिए थोड़ी उदारता पूर्वक। बाकी 5 और जैसे हमने बताया कि भाई बिस्तर कैसा होना चाहिए, सोना चांदी कैसा होना चाहिए। अब जैसे गृहस्थ को तो अपरिग्रह संग्रह तो करना ही पड़ेगा, धन संचय। ठीक है, गृहस्थ जीवन में तो कहते थे कि नहीं, वो उसके बिना संभव नहीं है, बस उतना जिससे जरूरतें पूरी हो आपकी, मतलब। ठीक है, पंचशील की बात आगे लिखें आप।
बुद्ध ने माता पिता के सम्मान, कौमा साधु संतों को सम्मान, कौमा गरीबों पर दया, जैसे विचारों को भी उपदेशों में महत्व दिया। लिखें अगला एक और पॉइंट, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद इत्यादि को भी जीवन में उतारने पर बल दिया। वो कहते थे व्यक्ति को प्रेम का जीवन होना चाहिए, करुणा में होना चाहिए, है ना, आनंद में, उस सब का तरीका बताते थे वो। मित्रता, सहयोग, इन सब की बात करते थे वो, एक इंसान को। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना था। लिख लीजिए आप नोट करके, बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना, मतलब वो ये नहीं मानते थे कि एकदम ईश्वरीय कृति है ये, वो मानते थे ये मानवीय कृति ही है। एक और लिखें आप नोट में ही, बुद्ध धम्म एवं संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, तो ये इसमें आप देखोगे वो ईश्वर की बात, आत्मा की बात, पूजा पाठ, पशु बलि, ये सब को एक तरफ कर दिया उन्होंने। केवल आचरण, पूरा का पूरा क्या है इनका, आचरण पे बल है, अच्छे आचरण पे, संतुलित आचरण पे और सजग होकर जीवन जीने पे बल है। कुछ की जरूरत नहीं है जो इनकी शिक्षा का सार है, बस आप, किसी की जरूरत नहीं है, बस आप इन बातों पे अमल करिए। लेकिन हाँ, कोई ना कोई बताएगा, समझाएगा, उसकी जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पे, लिखें बुद्ध की शिक्षाओं से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, वर्तमान भारत या विश्व के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षा
किस सीमा तक उपयोगी है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रतित समुत्पाद क्या है या बुद्ध की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 4 आर्य सत्य, धर्म चक्र प्रवर्तन, ऐसे करके आपसे त्रिरत्न में क्या है, मतलब सरल सरल बातें ही हैं या क्या किस तरह की बात रख रहे हैं। मुख्य परीक्षा में भी चूंकि उनके उपदेश क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं भाई ज्ञानवान व्यक्ति तो उनके उपदेश को समझे एक बार हम कि भाई कर्मकांडों, अंधविश्वास, इन सब से मुक्त एक बेहतर आचरण वाले जीवन की बात वो कर रहे हैं। लेकिन आप बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण शीर्षक लिखो आप, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण ठीक है, लोकप्रियता के कारण पहला पॉइंट लिखें आप कि धर्म का सरलीकरण अर्थात कर्मकांड एवं पूजा पाठ की पद्धति से मुक्त होकर अच्छे आचरण पर बल, ठीक है। तो इन्होंने चूंकि खूब प्रचार प्रसार किया उसका, और ठीक है, तो संख्या भी फॉलोअर्स की बढ़ती चली गई। कुछ नहीं करना है आपको, बस अच्छे आचरण पे अमल, ठीक है। उसके लिए कुछ अभ्यास वगैरह भी बताते थे वो। एक तो था धर्म का सरलीकरण, दूसरा लिखो आप आम लोगों की भाषा में उपदेश, आम लोगों की भाषा में उपदेश, ठीक है। तीसरा लिखो आप भौतिक परिवर्तनों के अनुकूल उपदेश, भौतिक परिवर्तनों के अनुकूल उपदेश, इससे भी लोकप्रियता बढ़ी, लोग जुड़ गए इसमें, ठीक है। लिखो आप नेक्स्ट समानता संबंधी उपदेशों के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। नेक्स्ट लिखो बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना, बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना, एक आकर्षण ये भी होता है कि राज परिवार का कोई व्यक्ति, सब लोग कह रहे हैं भाई तुम राजा बन जाओ, राजा छोड़ करके जो है वो, ये भी एक आकर्षण की बात होती है ना। नेक्स्ट लिखें आप बुद्ध की प्रचार की शैली, जैसे धैर्यपूर्वक
लोगों की बातों को सुनना, कौमा विचलित हुए बिना आलोचनाओं को सुनना, विचलित हुए बिना आलोचनाओं को सुनना, कौमा तार्किक तरीके से जवाब देना, इत्यादि। पेशेंस बहुत था बुद्ध में, मतलब कोई भी कुछ कहता था तो पूरी बात वो सुनते थे। कई सारे उदाहरण हैं मतलब बुद्ध को लेकर के, जैसे एक एग्जाम्पल है कि भिक्षाटन के दौरान, क्योंकि प्रत्येक भिक्षु को कहते थे भिक्षाटन करके ही उनको अपना भोजन ग्रहण करना है, मतलब ठीक है। तो भिक्षाटन के दौरान कि कोई गृहस्थ ने गाली देना शुरू कर दिया बुद्ध को। बुद्ध मुस्कुराते रहे, पूरी बात सुनते रहे। बस बुद्ध ने इतना ही कहा था, आर्य शर्मा कोट करते हैं कि अच्छा आप किसी को कोई चीज दान में दो और यदि वो दान स्वीकार न करे तो वो चीज किसके पास रह जाएगी? उसने कहा उसी के पास। तो इन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी गाली भी स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी गाली भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है। अच्छा, बुद्ध की जब भी ये बात याद आती है तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है। जो लोग दिल्ली को थोड़ा समझ रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है अक्सर। चलो जो बाइक वगैरह पे तो उनकी बात अलग है, वो तो निकल लेते हैं। कार वाले लोग शीशा बंद करके दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, है ना। तो बुद्ध के शब्दों में बेचारे वो खुद ही ले रहे होते हैं, मतलब दे नहीं रहे होते हो। उन्हें लगता है कि वो उद्गार निकाल रहे हैं अपना, है ना। ऐसे ही जैसे बुद्ध का विरोध बहुत हुआ, हत्या करने की कोशिश की गई। एक क्वेश्चन भी आया हमारे पास, उमेश और नारायण ने पूछा है कि बुद्ध के विचारों को समकालीन विचारों से प्रतिद्वंदिता होती थी, और हाँ तो क्या उन्हें प्रचलित व्यवस्था द्वारा चुनौती नहीं मिली? किसी को भी मिलती है, आप कभी भी आप, ठीक है, हर फील्ड में देखोगे आप, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं। सिंपल सी बात है ये। अभी चुनाव हुआ, नई नई पार्टी भी सरकार बना रही है पंजाब में, तो पुरानी व्यवस्था को चुनौती तो मिल रही है, ठीक है। बुद्ध ने चुनौती दी है, बुद्ध के हत्या की भी कोशिश की गई है, बुद्ध के खिलाफ राज परिवार को भड़काने की भी बड़ी कोशिश हुई है, कई राज परिवारों को। बुद्ध को कई बार दार्शनिक वाद विवाद में चुनौती भी मिली है। बुद्ध चुनौती स्वीकार करते थे। ऐसा एक वाकया है कि बिंबिसार से बुद्ध के बड़े अच्छे संबंध थे। बिंबिसार का नाम सुना है ना। और अजात शत्रु जो था, जो वहां के राज परिवार पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, उन सब अजात शत्रु को भड़का रखा था बुद्ध के अगेंस्ट में। बाद में अजात शत्रु भी बुद्ध का शिष्य हो जाएगा, वंदना करते हुए दिखाया जाएगा उसे। तो एक बार बिंबिसार ने स्वागत में बुलाया हुआ था बुद्ध को, और कहीं बैठे हुए थे ये सब लोग, मतलब बहुत सारे विद्वान भी थे। उसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया कि एक महिला को उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसके दिमाग में बैठा दिया गया। अब जो व्यक्ति आ रहे हैं वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देंगे, बस तुम चले जाना उनके पास। जहां शासक और बुद्ध बैठे हुए थे, रोती हुई महिला वहां जैसे भी वो प्रवेश पाती है, वो बुद्ध से आग्रह करती है मेरे बच्चे को मतलब जीवन दान दे दो आप। सबने यही कहा है। बताया जाता है वो भी साजिश का हिस्सा था मगध में। बुद्ध जैसे का प्रश्नों को सुनते थे, मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, प्लास्टिक नहीं। मतलब प्लास्टिक भी अच्छी बात होती है, मुस्कुराते मुस्कुराते आदमी रियल मुस्कुराना, है ना। वो कहते थे कि भाई देखो मुस्कुराहट तो हमेशा ही उनके चेहरे पे, मतलब किसी का प्रश्न आया नहीं कि मुस्कुराहट शुरू उनकी। मतलब उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको जीवित कर दूंगा, बस तुम इतना काम करो, तुम शहर में जाओ, हाँ, और किसी भी घर से जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो वहां से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ जाओ। उन्होंने कहा ये प्रकृति का नियम है, कोई टाल ही नहीं सकता इसे। मतलब ये सत्य है, आना और जाना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रार्थ के भी एग्जाम्पल हैं।
उनके समकालीन के साथ। ठीक है, तो काफी विरोध हुआ। अक्सर जो विरोधी थे, जैसे हमने महाकात्यायन का नाम लिया, बहुतों का नाम हमने लिया भी, अलग अलग धर्म के अनुयायी, अलग अलग तरीकों को मानने वाले भी जब एक बार इनके संपर्क में आते थे तो गुरु सहित पूरे शिष्य के शिष्य जो है बुद्ध की, ठीक है, शिष्यता को ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तर्क से ही अपनी बातों को रखते थे ये, है ना। बहुत लोग विद्वान आज भी कहते हैं कि भाई भारत की धरती पे जितने भी लोग मतलब जन्म लिए हैं आज तक, दुनिया पे प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो बुद्ध का एक अलग ही स्थान होगा। मतलब एक बहुत बड़े स्कॉलर उनका स्टेटमेंट है, दुनिया पे प्रभाव मतलब भारत ही नहीं, मानवता पे प्रभाव के दृष्टिकोण से। कितनी चीजें देखो कमजोर पड़ जाती हैं समय के साथ, बट आज से 2600-2700 साल पहले बुद्ध हैं और उनकी बातें आज भी भारत सहित दुनिया के कई देशों में उतने ही प्रासंगिक। ठीक है, तो प्रचार कैसे, जिससे लोकप्रियता कैसे हुई, तो इन सब कारणों से भी लोकप्रियता हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें बौद्ध संगठन की स्थापना, बौद्ध संगठन की स्थापना तथा बौद्ध भिक्षुओं को भी धर्म प्रचार की अनुमति ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को भी धर्म प्रचार की अनुमति है ना। एक अकेला बुद्ध तो प्रचार नहीं करते हैं, संगठन में ताकत है। बुद्ध ने हमेशा समझाया संगठित रहना है और अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। विवाद उसमें भी बहुत होता है। आप अक्सर देखोगे धर्म गुरुओं में जो उत्तराधिकारी की परंपरा, वहां बड़ी समस्या। ठीक है, पर मेरे शिक्षा ही, मेरे उपदेश ही तुम्हारे गुरु होंगे। बहुत लोग आज भी इस परंपरा पे चलते हैं। ठीक है, उस दौर में इस तरह का दृष्टिकोण रखना। ठीक है, तो संगठन को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। ये सारी बातें हो गई बुद्ध के समकालीन। एक और लिख लो आप पॉइंट, ठीक है, परिस्थितियों के अनुरूप यदा कदा नियमों में संशोधन भी। यदा कदा नियमों में संशोधन भी। ठीक है, नियमों में संशोधन भी, है ना। जैसे कोई ऋणी व्यक्ति दास, सैनिक, संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना संघ में शामिल नहीं होंगे। संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना संघ में शामिल नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं इसका मतलब अभी। ठीक है, अब जैसे कहना था, मान लो कोई दास किसी मालिक के अधीन है, वो भाग संघ में आ गया। संघ का इतना सम्मान था कि कुछ बोल नहीं पाता था। किसी ने कर्ज लिया, वो संघ में आ गया, बहुत भिक्षु बन गया, बोल नहीं पाता था भाई। चूंकि वो लोग खुद बौद्ध संघ का बड़ा सम्मान करते थे, धर्म का, बुद्ध का सम्मान करते थे। कोई सैनिक आया तो राजा बोल नहीं पा रहा है, बट सब अपने अपने कंसर्न से अवगत कराते थे बुद्ध को। तब इन्होंने नियम बनाया कि भाई कोई सैनिक बिना राजा की अनुमति के, कोई दास बिना मालिक की अनुमति के, कोई कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाला की अनुमति के। छोटे छोटे बच्चे भी संघ में आ जा रहे थे। बुद्ध को कंप्लेन किया कई पेरेंट्स ने।
8 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं आएगा, उससे अधिक उम्र का बच्चा माता पिता की अनुमति से ही आएगा। तो जैसे जैसे चुनौतियां आती गई वैसे वैसे नियम भी, तो परिवर्तनों को ध्यान में रखा, फ्लेक्सिबल थे। समझ में आ रही बात सभी को? ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए बुद्ध के जीवन काल में लोकप्रियता के कारण। देखो इसमें कोई मंदिर की बात नहीं है, कोई मूर्ति की बात नहीं, कोई पूजा पाठ की बात नहीं, किसी पुरोहित की बात नहीं। जो उनके भिक्षु हैं बस केवल वो शिक्षा देंगे, ठीक है, वो शिक्षा देंगे, बताएंगे आपको इनके बारे में, शिक्षाओं के बारे में। आगे लिखें आप, इसी में लिखो बुद्ध के पश्चात, इसी में लिख लो बुद्ध के पश्चात लोकप्रियता के कारण में ही, ये बुद्ध के दौरान हो गया और बुद्ध के पश्चात। इससे आपको आंसर लिखने में थोड़ी सहूलियत और रहेगी। इसमें 3-4 पॉइंट्स लिख लो आप। पहला पॉइंट लिखो आप, समय समय पर विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजन, इसके बारे में कल वाली क्लास में बताएंगे आपको हम, ठीक है। समय समय पर विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन। नेक्स्ट लिखो आप, देखो आप बुद्ध के पश्चात भी अलग अलग कालखंड में राजकीय संरक्षण, जैसे अशोक, राजकीय संरक्षण जैसे अशोक, कनिष्क, ये सब पढ़ना है अभी आपको आगे। हर्षवर्धन, ठीक है, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। एक और लिख लो आप लास्ट पॉइंट इसमें कि बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने भी अलग अलग दौर में ठीक है, अलग अलग दौर में इसे लोकप्रिय बनाए रखा। एक और लिख लो, नालंदा महाविहार के कारण भी, नालंदा महाविहार के कारण भी, ठीक है। नालंदा महाविहार गुप्त काल में एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और कई देशों में मतलब इसकी पहचान थी, हम बात करेंगे अभी आगे। तो बुद्ध के बाद भी अलग अलग कारणों से इसकी लोकप्रियता, ठीक है। आज की क्लास में चर्चा क्या क्या हुई हम लोग की, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, बुद्ध की जीवनी के बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा हुई 2, बुद्ध की शिक्षाएं 3, लोकप्रियता के कारण 4। इसके अलावा 2 चीजों पे हम लोगों ने और बात की, हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम क्यों होता है, जो जो पॉइंट्स बताएं एक बार सोच लीजिएगा, बाकी चीजों का रोल ज्यादा नहीं रह गया, ठीक है। और ऑप्शनल के चयन में क्या ध्यान रखें आप, 3-4 सुझाव मैंने आपको दिए हैं। अभी आपको शशि सर 5 मिनट मिनी टेस्ट के बारे में बताएंगे। कई सारे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट में, किसले ने और अजीत ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की है, इंक्वायरी है, और आप भी। तो 5 मिनट आपको बताएंगे मिनी टेस्ट के बारे में कि क्या आप कैसे हैंडल करेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, अम्बेडकर जी के बारे में भी, है ना। कल रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन इसको, ठीक है ना। हाँ बोलो।
हाँ, बहुत गंभीर सवाल है। मतलब अब फिर कभी बात कल करेंगे हम लोग भी कि 49 दिनों तक वो बिना कुछ खाए साधना कर लेते थे, ऐसा क्यों, कैसे? मैं बताऊंगा तो मैं यहां थोड़ी रहूंगा और तो मैं तुम्हें यहां मिलूंगा ये भावनात्मक क्वेश्चन ही ज्यादा है, मतलब फीलिंग वाली मतलब बात आ रही है ना। मेरा मकसद इस तरफ ले जाना नहीं है आपको, ठीक है ना, साधना की तरफ। ठीक है, क्या सवाल है तुम्हारा? आंसर कल ही करूंगा मैं, कल ही पूछना मुझसे। हाँ, देखो ये टफ, तुम्हारा इनका भी वही सवाल है कि भाई साधना के दौरान ज्ञान कैसे आया उनको। ठीक है, हाँ, कह रहे कि हम क्वेश्चन है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी हम साधना करके हम थोड़ी पॉलिटी ज्योग्राफी, इतिहास ये मान लो, इसने इतिहास को बख्श दिया कम से कम, ठीक है ना ये बहुत अच्छा सवाल है कि साधना करके हम कैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है ना, मतलब ठीक है। तो दोनों तरह के ज्ञान में अंतर है। ठीक है, वो जो ज्ञान है वो जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ ज्ञान था। ठीक है, जीवन जीवन तो उन्होंने जिया ही था ना, मतलब एक अंतर तो मैं बता सकता हूं, दोनों के ज्ञान में अंतर है ना, जो हम पढ़ रहे हैं और जो ज्ञान उनका है, पहली बात। ठीक है, बाकी जो हमने उनको भी कहा यही बात है कि मैं कैसे बताऊं कि वो, मैं उस अवस्था में नहीं हूं ना कि मैं साधना करूं और मैं आपको बताऊं, ठीक है, मतलब है ना। यदि मेरा वो लेवल होता तो मैं बता ले जाता, मैं तो फिर यहां क्यों रहता मैं, ठीक है ना। बट कुछ चीजें ऐसा, मतलब जो थोड़ी बहुत समझ बनती है मेरी भी, वो ये कि आ, बहुत सी चीजें, मतलब कहा जाता है कि एक तो व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, दूसरा ज्ञान होता है, जैसे मतलब ये सब प्रस्फुटित होता है, मतलब बहुत चीजों के बारे में। बट अपने आप को, प्रकृति को सुनना होता है, बहुत लोग कहते हैं जो उस अवस्था को प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये वही लोग बता पाएंगे जो उस तरह के साधक होते हैं, मतलब है ना। आपकी साधना ये है, मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी साधना ये है कि जैसे वो अभ्यास करते थे अपनी साधना के लिए, तब वो स्तर प्राप्त किया था, तो आप अभ्यास करिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तब वो स्तर प्राप्त करेंगे आप, ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ, ठीक है। आप आ जाइए शशि, है ना, बात कर लीजिए आप। हाँ बोलिए। क्या? संन्यास को देखते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में। और क्या कह रहे हैं आप?